नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक्सलेंस एवं मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा के अंतर्गत आज हम लेकर आए हैं पर्यावरण विषय का वीडियो। एक्सलेंस विद्यालय और मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा यह वर्तमान में अध्ययनरत कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है, जो कि अगले सत्र यानी 2025-26 में कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। ये वीडियो इस परीक्षा के साथ साथ आपकी अन्य परीक्षाओं के लिए भी काफी उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ए 5 जुलाई, बी 5 सितंबर, सी 5 जून, डी 8 दिसंबर। इनमें से सही उत्तर आपको बताना है। इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि आपकी जो पूर्व जानकारी है उसका भी हम जो है परीक्षण करते हुए चलेंगे। आप अपना उत्तर तय करें, इन चार में से उत्तर क्या है। उसके बाद हमारे द्वारा बताए गए सही उत्तर से उसका मिलान करें। इस प्रकार से आपको अपनी तैयारी का भी परीक्षण होता रहेगा कि आप कितनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने अन्य साथियों को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। चलिए, अब इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है 5 जून। है ना? पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 2, पर्यावरण के भौतिक तत्वों में कौन शामिल नहीं है? नीचे आपको चार विकल्प दिए जाएंगे। ए सौर प्रकाश, बी मिट्टी, सी वनस्पति, डी तापमान। अब इन चार तत्वों में से, है ना, कौन सा भौतिक तत्व पर्यावरण के अंतर्गत शामिल नहीं है? आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वनस्पति। वनस्पति जो है पर्यावरण के भौतिक तत्वों में शामिल नहीं है। यार देखना, ये मैथ के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे भाई, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तू YouTube पर सक्सेस स्टडी बालोदा चैनल को सर्च कर। इस चैनल पर मैथ, साइंस, इंग्लिश आदि के साथ ही NMMS परीक्षा, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, ओलंपियाड सहित विभिन्न कंपटीशन परीक्षाओं की तैयारी हेतु मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर आदि उपलब्ध करवाते हैं। चैनल एक, जानकारी अनेक। अधिक जानकारी के लिए सक्सेस स्टडी बालोदा को विजिट करें। तीसरा प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में होता है, क्या होता है? ए ऊर्जा व खनिज दोनों का लाभ, बी ऊर्जा की हानि परंतु खनिजों का लाभ, सी ऊर्जा का लाभ परंतु खनिजों की हानि, डी ऊर्जा व खनिज दोनों की हानि। अब इसमें से सही उत्तर का चयन कीजिएगा। चलिए, अब देख लेते हैं कि इनमें से सही उत्तर कौन सा है। ऊर्जा की हानि परंतु खनिजों का लाभ, ये जो है पारिस्थितिक तंत्र में होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा वृक्ष पारिस्थितिकी आतंकवादी माना गया है? कौन सा वृक्ष पारिस्थितिकी आतंकवादी माना गया है? ए बबुल, बी अमलतास, सी झटरोफा, डी यूकेलिप्टस। इसमें से सही उत्तर
है यूकेलिप्टिस। यूकेलिप्टिस क्या होता है? यह भूमि से अत्यधिक जल सोखता है, पानी सोखता है और उसका वाष्प उत्सर्जन कर देता है और उसे वाष्पित कर देता है। इससे क्या होता है कि भूमि का बंजर होने का जो है भय बना रहता है और इसीलिए इसे कहा जाता है पारिस्थितिकी आतंकवादी। क्यों कहा जाता है ये ध्यान रखिएगा, है ना? क्योंकि क्या करता है, जमीन से बहुत अधिक मात्रा में पानी सोख लेता है और उसको वाष्प उत्सर्जन के द्वारा वाष्पित कर देता है। इससे क्या होगा कि भूमि के अंदर जल की कमी हो जाती है और वह भूमि धीरे धीरे बंजर होने के कगार पर आ जाती है और इसीलिए यूकेलिप्टिस को पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लाइकेन निम्न में से इसका उदाहरण है? ए सहोकारिता, बी सहभोजिता, सी परजीविता, डी परभोजिता। इनमें से सही उत्तर है सहोकारिता। ठीक है, लाइकेन क्या है? सहोकारिता का उदाहरण है। इसमें क्या होता है कि दो प्रजातियां का स्थायी संबंध होता है ना? दो प्रजातियों का स्थायी संबंध होता है और यह दोनों ही जीव इस प्रकार से रहते हैं जैसे दो नहीं एक ही जीव हो, है ना? एक दूसरे के पूरक होते हैं, है ना? अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण कितनी डेसिबल ध्वनि होने से होता है? ए 50 से 60 डेसिबल, बी 80 से 90 डेसिबल, सी 40 से 70 डेसिबल, डी 20 से 35 डेसिबल। इनमें से सही उत्तर है 80 से 90 डेसिबल। यहां से क्या होता है कि ध्वनि प्रदूषण शुरू हो जाता है और बहुत ज्यादा जो तीव्र ध्वनि होती है उससे क्या होता है कि मानव में, है ना, मनुष्य में क्या होता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, सिरदर्द, थकान आदि के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए 80-90 डेसिबल से क्या हो जाता है, ध्वनि प्रदूषण शुरू हो जाता है। इससे यदि कम डेसिबल होता है तो शांति रहती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार की स्थापना कब की गई? ए 1971 में, बी 1978 में, सी 1984 में, डी 1987 में। तो इसका सही उत्तर है 1987 में। ठीक है ना? 1987 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों या संस्थाओं को मिलता है जो पर्यावरण संबंधी समस्याओं को सुलझाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगला प्रश्न है, मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक हो सकता है? कौन सा कारक महत्वपूर्ण हो सकता है? ए कांच, बी प्लास्टिक, सी अपमार्जक, डी कार्बन डाइऑक्साइड। अब इनमें से मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा हो सकता है? इसका सही उत्तर होगा प्लास्टिक। अगला प्रश्न है, फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से कौन सा प्रदूषण होता है? ए वायु, बी वायु तथा मृदा, सी वायु जल तथा मृदा और डी जल प्रदूषण। तो देखिए, फसलों पर डीडीटी के छिड़काव करने से कौन सा प्रदूषण होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वायु जल तथा मृदा, इन तीनों का प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न है,
जलीय वातावरण में सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? जलीय वातावरण में सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? ए परजीवी, बी प्लवक, सी मृतोपजीवी, डी सहजीवी। इनमें से सही उत्तर है प्लवक। जलीय वातावरण में जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्लवक बोलते हैं। अगला प्रश्न है, पादप प्लवक होते हैं ए स्वपोषी, बी परपोषी, सी अपघटक और डी रसायन पोषी। इनमें से सही उत्तर है स्वपोषी। यानी पादप प्लवक स्वपोषी होते हैं। अगला प्रश्न है, यदि जैव मंडल में से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जाए तो सर्वप्रथम कौन से जीव प्रभावित होंगे? ए प्राथमिक उपभोक्ता, बी द्वितीयक उपभोक्ता, सी तृतीयक उपभोक्ता, डी प्राथमिक उत्पादक। तो इनमें से जो सही उत्तर है वह है प्राथमिक उत्पादक। यदि जैव मंडल में से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जाए तो सबसे ज्यादा और सबसे पहले प्राथमिक उत्पादक इससे प्रभावित होंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से उष्णकटिबंधीय घास जीवों का उदाहरण है? कौन सा उदाहरण है? ए स्टेपी जीवों, बी टैगा वन जीवों, सी प्रेरी जीवों, डी सवाना वन जीवों। इनमें से सही उत्तर है प्रेरी जीवों। अगला प्रश्न है, दो बड़ी घटनाएं MIC। अब MIC मतलब क्या होता है? देखो MIC का मतलब होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड तथा चेरनोबिल त्रासदी नाम से जाना जाता है। कहां वो कब घटित हुई, है ना? दो बड़ी घटनाएं हुई है। एक तो हुई है MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है ना, और दूसरी जो त्रासदी हुई थी उसका नाम है चेरनोबिल। ये दोनों ही जो घटनाएं हैं कब और कहां हुई, आपको चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन है भोपाल 1984 और यूक्रेन 1990। विकल्प बी भोपाल 1984 और यूक्रेन 1986। सी विकल्प है भोपाल 1984 यूक्रेन 1986 और डी विकल्प है भोपाल 1986 यूक्रेन 1988। इनमें से सही उत्तर है भोपाल 1984 और यूक्रेन 1986। भोपाल में 1984 में 2 दिसंबर 1984 की घटना हुई थी, जिसके अंतर्गत भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था और इन दोनों ही घटनाओं में जान माल की बहुत ही हानि हुई। अगला प्रश्न है, 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन है? ए ओडम, बी लिंडमैन, सी टेंसले, डी हैकल। इनमें से सही उत्तर है लिंडमैन। अब देखिए 10% का जो नियम है यह 1942 में जो वैज्ञानिक लिंडमैन है इन्होंने ये नियम दिया था। अब इस नियम के अनुसार क्या है कि जब ऊर्जा, है ना, एक जीव से दूसरे जीव में खाद्य पदार्थों के रूप में स्थानांतरित होती है तो इस संपूर्ण ऊर्जा का उपयोग जीव द्वारा नहीं किया जा सकता है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर के बीच में 10% ऊर्जा का ही प्रभाव होता है और शेष जो ऊर्जा होती है 90%
उसका हांस हो जाता है। ऐसा इन वैज्ञानिक ने कहा था और इसीलिए इन्हें 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।